मुस्लिम बहू का जादुई बुर्खा। ये कहानी दिल्ली शहर की है, जहाँ सकीना नाम की लड़की अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। सकीना एक मुस्लिम धर्म की लड़की थी। सकीना की दो बचपन की सहेलियां थीं, जिनका नाम आरती और पूजा था। आरती और पूजा हिंदू परिवार से थीं। एक दिन आरती और पूजा सकीना के साथ उसके घर गई हुई थी। सकीना की माँ उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, अरे लड़कियों, बड़े दिनों बाद आई हो, बताओ क्या बनाऊं तुम दोनों के लिए, क्या खाओगी? नहीं आंटी, कुछ भी नहीं। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। पूजा और आरती सकीना की तरफ देखने लगी। तभी सकीना की माँ ने कहा, अरे तुम तीनों एक दूसरे को क्यों देख रही हो? मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अगर कहना चाहती हो तो बोलो। आंटी वो क्या है ना, आज मेरा बर्थडे है, तो मैं सकीना और पूजा को पार्टी देना चाहती हूँ, इसलिए पार्टी में सकीना को ले जाने के लिए आपसे इजाजत चाहिए थी। नहीं, हरगिज नहीं, इस बात की इजाजत तुमको कभी नहीं मिलेगी। देखो बेटा, मैं तुम दोनों को नहीं रोक सकती, लेकिन मैं सकीना को नहीं जाने दूंगी। अगर मैं इजाजत दे भी दूं, तो इसके अब्बू नहीं मानेंगे। सकीना की माँ की ये बातें सुनकर पूजा और आरती वहाँ से निराश होकर चली गईं। उनके जाने के बाद सकीना ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे कभी कहीं नहीं जाने देती हो, हमेशा अब्बू के नाम से डरा देती हो। देख बेटा, अपने अब्बू के बारे में तो तू जानती ही है ना, उन्हें तेरा इस तरह लड़कियों के साथ बाहर घूमना नहीं पसंद। अगर तू चली गई तो तेरे चक्कर में वो मुझे सुनाएंगे, और वैसे भी मैं और तेरे अब्बू तेरी भलाई ही चाहते हैं। ऐसा कहकर सकीना की माँ अपने बाकी के घर के कामों में लग गई। तभी सकीना के फोन पर आरती का मैसेज आया, हम शाम को तेरे घर के नीचे तेरा इंतजार करेंगे, तैयार होकर आ जाना, और हाँ, अपना वो हिजाब पहनकर मत आना, हम पार्टी करने जा रहे हैं। अरे अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, अब्बू और अम्मी को बिना बताए चली जाती हूँ। शाम को सकीना पार्टी के लिए तैयार हो गई। उसने एक जीन्स डाली और गॉगल्स लगा लिए और चुपके चुपके नीचे आ गई। नीचे उसको उसकी दोनों सहेलियां मिली। ओ माय गॉड, आज तो कहर ढा रही है, बर्थडे गर्ल से सुंदर तो तू ही लग रही है। सिर्फ तुम्हारे चक्कर में मुझे ऐसे आना पड़ा। जल्दी चलो यहाँ से, वरना अगर अब्बू ने देख लिया तो मेरी जान ले लेंगे। हाँ, चल रहे हैं। तेरे अब्बू कोई राक्षस थोड़ी ना है जो तू उनसे इतना डरती है। इसके बाद तीनों सहेलियां हंसने लगती हैं। तभी वहाँ पर सकीना के अब्बू आ जाते हैं। सकीना अपने अब्बू को देखकर बहुत डर जाती है, और साथ में पूजा और आरती के भी होश उड़ जाते हैं। सकीना के अब्बू उसको गुस्से में देखने लगते हैं और कहते हैं, ये कैसी हरकत है सकीना? किस तरह कपड़े पहन रखे हैं तुमने, और इस वक्त कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम्हारी ऐसी हरकत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वो अब्बू, अभी इसी वक्त घर के अंदर चलो। इतना कहकर सकीना के अब्बू जान उसे गुस्से में घूरने लगे। तभी आरती ने कहा, अंकल, आप सकीना को कुछ मत कहिए, वो तो मना कर रही थी, हमने ही उसको फोर्स किया था। हाँ अंकल, अगर आपको डांटना है तो आप मुझे डांट लीजिए, लेकिन हम आपको सकीना को कुछ भी नहीं कहने देंगे। दोनों लड़कियां सकीना के आगे खड़ी हो गईं। दोस्तों, मेरी वजह से तुम ये सब मत करो। अब्बू अगर मुझे डांटना चाहते हैं तो उन्हें मुझे डांटने दो। नहीं सकीना, ये सब हमारी वजह से हुआ है, तो डांट हम सब मिलकर खाएंगे। तीनों सहेलियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गईं। तीनों की इतनी पक्की दोस्ती देखकर सकीना के अब्बू का दिल पिघल गया, और उन्होंने तीनों को पार्टी में जाने की इजाजत दे दी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। ठीक है, मैं सकीना को पार्टी में जाने की इजाजत देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। ये इन कपड़ों में वहाँ नहीं जाएगी, इसको अपना हिजाब पहनकर जाना होगा। फिर क्या था, सकीना अपना हिजाब पहनती है और तीनों सहेलियां खुशी खुशी पार्टी में पहुंच जाती हैं और वहां पर पार्टी करने लगती हैं। तभी सकीना की टक्कर एक प्रेम नाम के लड़के से हो जाती है। प्रेम को पहली ही नजर में सकीना बहुत पसंद आ जाती है और वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। तभी सकीना कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती से आपसे टकरा गई। अरे ये क्या, मेरी कोल्ड ड्रिंक की वजह से आपके कपड़े खराब हो गए, लाइए मैं साफ कर देती हूँ। प्रेम सकीना की खूबसूरती में इतना खो जाता है कि वो उसको कोई जवाब नहीं देता। फिर सकीना अपने रुमाल से प्रेम के कपड़ों को साफ करती है। प्रेम को तो सकीना से पहली नजर में ही प्यार हो गया था।
पूरी पार्टी में प्रेम की नजर सकीना से नहीं हटी। पार्टी खत्म करके वो सारी सहेलियां वापस घर चली गईं। अगले दिन सकीना अपनी सहेलियों का इंतजार एक पार्क में कर रही थी। अरे यार, कितना समय हो गया है, पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गईं, कब से इंतजार कर रही हूँ इनका। तभी सकीना देखती है कि एक लड़का उसकी तरफ आ रहा है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि प्रेम ही था। इत्तेफाक से वो लोग वहाँ भी मिल गए। प्रेम ने सकीना के पास आकर कहा, हे ब्यूटीफुल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप तो वही है ना, पार्टी वाले? जी मैं वही हूँ। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों का वेट कर रही थी। दोनों ने ढेर सारी बातें की और इसी दौरान दोनों का नंबर एक्सचेंज हो गया। तभी थोड़ी देर में आरती और पूजा भी वहाँ पहुँच गईं। दोनों ने प्रेम और सकीना को देखा तो सकीना को छेड़ने लगी। उसके बाद तीनों सहेलियां प्रेम को बाय बोलकर वहाँ से चली गईं। अब रोजाना सकीना और प्रेम की बात फोन या मैसेज पर होती ही रहती थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। सकीना को भी प्रेम से अंधा प्यार हो गया था, इसलिए उसने अपने घर वालों से बात की, लेकिन उसके घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसका घर से बाहर निकलना भी बंद करवा दिया। एक दिन मौका पाकर सकीना प्रेम के साथ घर से भाग गई और दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। प्रेम सकीना को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। हमेशा की तरह सकीना ने हिजाब पहन रखा था। ये देखकर प्रेम की माँ को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, अरे तू ये घर में कैसे बहू लेकर आ गया है? तूने बस मुझे इतना कहा था कि तुझे एक लड़की पसंद है और तू उससे शादी करना चाहता है, लेकिन तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि जिससे तू शादी करना चाहता है वो एक मुसलमान लड़की है? माँ, अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो तुम शादी के लिए मना ही कर देती। और वैसे भी जो मेरी पसंद थी मैं उसे अपनी जिंदगी बनाकर ले आया हूँ। अब आप इसे अपनाओ या ना अपनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सकीना मेरी बीवी है, मैं बस इतना ही जानता हूँ। अपने बेटे के इन बातों के आगे उसकी माँ चुप हो गई, लेकिन सकीना उसे एक आंख भी नहीं भाई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थी। अगले दिन सकीना ने ससुराल में पहले दिन अकेले ही अपनी रसोई की रस्म पूरी की। सकीना के ससुराल वाले ज्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए वो कुछ ज्यादा खास नहीं बना पाई। लो जी, खाना तो बनकर तैयार हो गया। अब बस सासू माँ को ये पसंद आ जाए, आखिर मैं सासू माँ का दिल जीत कर ही रहूंगी। सकीना ने अपना बनाया हुआ खाना विमला को खिलाना चाहा, लेकिन विमला गुस्सा करती हुई सकीना से बोली, मैं किसी गैर धर्मी के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खा सकती, समझी? और एक बात और, अगर मेरे घर में रहना है तो इस हिजाब को उतार कर रखना, समझी? जी सासू माँ। विमला इतना कहकर वहाँ से चली गई। बेचारी सकीना इन सब बातों से उदास हो गई और उसने अपना हिजाब उतार कर रख दिया और उसने अपने मन में सोचा, आप मुझे कितना भी सुना लीजिए सासू माँ, एक दिन मैं आपके दिल में अपनी जगह बना कर ही रहूंगी। इस तरह सकीना रोज अपनी सास का दिल जीतने के लिए छोटी मोटी कोशिश करती रहती थी। एक दिन विमला जब सुबह सोकर उठी तो उसको बहुत तेज बुखार था। जब ये बात सकीना को पता चली तो वो बहुत परेशान हो गई। सासू माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरी माँ कहती थी कि तेज बुखार में ठंडी पट्टी सर पर रखने से बुखार कम हो जाता है। मैं अभी ठंडे पानी का पट्टी लेकर आती हूँ। सकीना तुरंत वहाँ पर ठंडा पानी और पट्टी लेकर आती है और अपनी सासू माँ के सर पर लगाने लगती है। काफी देर तक ऐसा करने के बाद भी विमला का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सकीना बहुत परेशान हो जाती है। वो देखती है कि उसकी सासू माँ बेहोश हो चुकी है। वो भागी भागी डॉक्टर की दुकान पर जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप प्लीज कुछ दवाइयाँ दे दीजिए जिससे वो ठीक हो जाएं। पहले पैसे लाओ तब दवाई दूंगी। डॉक्टर, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पति काम पर गए हैं, जब वो शाम को लौटेंगे तो मैं आपको पैसे दे दूंगी, भरोसा करिए डॉक्टर। अरे चल चल, दिमाग मत खराब कर, पता नहीं कहाँ से मुफ्त का मांगने आ जाते हैं। सकीना उदास होकर वापस घर आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे कुछ जड़ी बूटी के नाम बताए थे जिसे पीस कर पिलाने से तबीयत ठीक हो जाती है। जड़ी बूटी की तलाश में सकीना जंगल पहुंच जाती है। काफी ढूंढने के बाद भी उसे कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। वो उदास होकर बैठ जाती है।
तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है। सकीना परी को देखकर चौंक जाती है। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने इस तरह सर्कस वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सकीना, मैंने कोई सर्कस वाले कपड़े नहीं पहने। मैं सच में एक परी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारी सासू माँ की तबीयत खराब है, इसलिए तुम बहुत परेशान हो ना। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी परेशानी मैं अभी खत्म कर देती हूँ। लेकिन वो कैसे परी? तभी परी वहाँ पर एक हिजाब प्रकट करती है और कहती है, मैं जानती हूँ सकीना कि तुम्हारी सास हिंदू है और तुम मुसलमान हो। इस कारण तुम्हारी सास तुमसे प्यार नहीं करती और अब जब उनकी तबीयत खराब है तो तुम्हें उनकी चिंता हो रही है। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई हिजाब देती हूँ। इसे पहनकर तुम अल्लाह को याद करना, फिर तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना कहकर सकीना वो जादुई हिजाब लेकर भागी भागी घर आई और हिजाब पहनकर उसने अल्लाह को याद किया। उसके ऐसा करते ही उसकी सास बिल्कुल ठीक हो गई। अरे बहू, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। हो ना हो बहू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने मेरी कितनी सेवा की। नहीं सासू माँ, ये सब मेरी वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते की वजह से हुआ है। उन्होंने ही एक परी को मेरी मदद करने के लिए भेजा था। इतना कहकर सकीना अपनी सास को सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद विमला के मन में भी अलग अलग धर्म में फर्क करने की भावना खत्म हो जाती है और वो सकीना को प्यार करना शुरू कर देती है और उसे हिजाब पहनने से भी नहीं रोकती। एक दिन की बात है, अचानक से सकीना के घर का डोरबेल बजता है। जब सकीना दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी बचपन की दोनों सहेलियां वहां खड़ी हैं। अपनी दोनों सहेलियों को देखकर सकीना बहुत खुश होती है। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे आई? अब तूने तो हमें बिना बताए शादी कर ली थी और हमें कभी याद भी नहीं किया, इसलिए बड़ी मुश्किल से तेरा एड्रेस ढूंढकर हम यहाँ आए हैं सिर्फ तुझसे मिलने। आओ, मैं तुम्हें अपनी सासू माँ से मिलवाती हूँ। नमस्ते आंटी जी। सकीना, तूने हिंदू परिवार में शादी की है? हाँ, मैंने अब्बू और अम्मी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे और प्रेम की शादी के लिए वो नहीं माने। इसलिए मैंने प्रेम के साथ मंदिर में शादी कर ली थी। कभी कभी मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। ऐसा कहते कहते सकीना की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी सास ने कहा, सकीना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी बहू की नजरों से नहीं देखा था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक बेटी की नजर से देखूंगी। मेरी कोई वैसी भी बेटी नहीं है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी हो। जब भी तुम्हें अपनी मम्मी की याद आए तो मुझसे ढेर सारी बातें कर लिया करना। सकीना खुश होकर अपनी सास को गले लगा लेती है। आरती और पूजा भी दोनों सास बहू का प्यार देखकर बहुत खुश होती हैं। इस तरह परी के दिए जादुई हिजाब के कारण सब कुछ ठीक हो जाता है और सकीना वापस पहले की तरह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। रजतपुर गांव में सुष्मिता अपनी सास कलावती के साथ रहती थी। सुष्मिता की नई नई शादी हुई थी। सुष्मिता का पति राजेश शहर में मजदूरी का काम करता था और सुष्मिता गांव में अपनी सास कलावती की सेवा करती थी। लेकिन कलावती कभी भी सुष्मिता से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि सुष्मिता के माता पिता बहुत गरीब थे, जिस कारण वो अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। कलावती कभी उसके गरीबी को लेकर उसे ताने देती तो कभी उसके बनाए खाने में नुक्स निकालती। हे भगवान, ये कैसी सब्जी बनाई है? सब्जी में जरा सा भी मसालों का टेस्ट ही नहीं है। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझे बिहा कर ले आए। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया? न सब्जी में जरा सा स्वाद है और न रोटी गोल बनी है। बेचारी सुष्मिता इन सब से बहुत दुखी रहा करती थी। कलावती सुष्मिता से घर के सारे काम करवाती, लेकिन फिर भी सुष्मिता को अपनी सास के ताने सुनने पड़ते थे। एक दिन सुष्मिता बहुत ही प्यार से अपनी सास के लिए खाना बनाती है और उसे खाने के लिए देती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। खाना चखकर कलावती कहती है, करम जली नाश पीटी, ये कैसा खाना बनाया है तूने? सब्जी जली हुई है और रोटियां सारी कच्ची है। चल, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, अब निकल जा मेरे घर से। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए। मैं अब अच्छा खाना बनाना सीख लूंगी और अच्छा खाना बनाऊंगी, पर मुझे घर से मत निकालिए। जा जाकर अपनी माँ से अच्छा खाना बनाना सीख
उसके बाद यहाँ आना। कलावती बेचारे सुष्मिता को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। उसके पास अपने मायके जाने तक के लिए पैसे नहीं थे। उसका मायका किसी दूसरे गांव में था जो यहाँ से काफी दूर था। सुष्मिता पैदल ही चलने लगी। काफी दूर पैदल चलते चलते सुष्मिता थक गई और एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गई और अपने मन में सोचने लगी। काश मैं घर से कुछ खाने को लेकर चलती। अब तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। यहाँ आसपास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अभी तो मुझे बहुत दूर पैदल चलना है। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं भूखी प्यासी कैसे अपनी माँ के पास जाऊंगी। सुष्मिता ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक थाली में खाना और नोटों की गड्डी आ जाती है। ये देखकर सुष्मिता चौंक जाती है। अरे ये पैसे और ये खाना कहाँ से आया। तभी जिस पेड़ के छांव के नीचे सुष्मिता बैठी थी, उस पेड़ में से एक परी निकलकर आई और बोली, मैं हरियाली परी हूँ और तुम्हें पैसे और खाना मैंने दिया है, क्योंकि मैं दुखी और परेशान लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। तुमने इस पेड़ के नीचे बैठकर खाने और पैसे की इच्छा जताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब दिया। लेकिन तुम यहाँ बैठकर अकेली क्या कर रही हो। परी की बात सुनकर सुष्मिता ने परी को सारी बात बताई। ये सुनकर परी बोली, तुम्हारी परेशानी का हल है मेरे पास। ये लो, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर तुम जो बोलोगी वो सब सच हो जाएगा। परी की बात सुनकर सुष्मिता बहुत खुश हो गई और परी से वो जादुई नेल पॉलिश ले ली और परी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सुष्मिता ने भरपेट खाना खाया और सोचने लगी, अभी अगर मैं अपने ससुराल चली गई तो माँ जी मुझे घर के अंदर पैर भी नहीं रखने देंगी। मैं अपने मायके ही चली जाती हूँ। वहीं कुछ दिन रहकर अपने ससुराल चली जाऊंगी। फिर उन पैसों से सुष्मिता अपने मायके पहुंच गई और अपनी माँ कमला को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताई। सुष्मिता बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुझे अपने ससुराल में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ माँ, और अब इस जादुई नेल पॉलिश की वजह से आप लोगों की भी गरीबी दूर हो जाएगी। अब आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और बाबा को भी अब काम करने की जरूरत नहीं है। चलो माँ, अब मैं इस जादुई नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती हूँ। सुष्मिता उस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर अपने मन में सोचती है, हे जादुई नेल पॉलिश, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। काश इनके पास अच्छे खासे पैसे होते तो इनकी गरीबी दूर हो जाती। सुष्मिता के इतना सोचते ही वहाँ ढेर सारे रुपए पैसे आ जाते हैं। ये देखकर सुष्मिता के माता पिता चौंक जाते हैं। हाँ, इतने सारे रुपए। माँ, पिताजी, अब आप दोनों की गरीबी दूर हो जाएगी। जब तक यहाँ हूँ रोज जादुई नेल पॉलिश से आप लोगों के लिए पैसे मांगूंगी। सुष्मिता बेटी, तेरे कारण हमारे दुख भरे दिन दूर हो जाएंगे। जुग जुग जियो मेरी बेटी। सुष्मिता जितने दिन अपने मायके में रुकी, रोज जादुई नेल पॉलिश से अपने माता पिता के लिए ढेर सारे पैसे मांगती और जादुई नेल पॉलिश उसे ढेर सारा पैसा देता और वो सारा धन सुष्मिता अपने माता पिता को दे देती। इस तरह कुछ ही दिनों में सुष्मिता के माता पिता अमीर हो गए। एक दिन सुष्मिता अपनी माँ और पिताजी से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे यहाँ आए हुए काफी दिन हो गए हैं। अब मुझे अपने ससुराल जाना चाहिए। ठीक है बिटिया, लेकिन वहाँ तुम अपना और इस जादुई नेल पॉलिश का ध्यान रखना। और ये ले, ये सामान तू अपनी सास के लिए ले जा। कमला अपने माता पिता के गले लगकर वापस अपने ससुराल आने लगती है। सुष्मिता के माता पिता ने उसके और उसकी सास के लिए बहुत सारे महंगे कपड़े और गहने दिए थे। वो सारा सामान और जादुई नेल पॉलिश लेकर सुष्मिता अपने ससुराल पहुंच जाती है। आ गई महारानी, इतने दिन मायके रहकर आई हो, माँ ने कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं। माँ जी, अब आप चिंता मत करिए, मैं अब घर का सारा काम सीख कर आई हूँ। तभी कलावती की नजर सुष्मिता के थैले पर गई। ये थैले में क्या लेकर आई हो। माँ जी, वो माँ और पिताजी ने आपके लिए कुछ कपड़े और गहने भिजवाए हैं। सुष्मिता ने कपड़े और गहने निकालकर अपनी सास को दिए। ये सब देखकर कलावती चौंक गई। अरे, ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं और ये सोने के जेवर। आखिर तुम्हारे माता पिता के पास इतने पैसे कहाँ से आए। तभी कलावती की नजर थैले में रखी जादुई नेल पॉलिश पर गई। ये क्या लाई हो, नेल पॉलिश। यहाँ घर में नेल पॉलिश नहीं थी क्या, जो मायके से नेल पॉलिश खरीद कर लाई हो। वो माँ जी, जब मैं बाजार गई थी तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने खरीद लिया।
चल ठीक है, अब ये सारा सामान रख दे और मेरे लिए जल्दी से खाना बना। ये सुनकर सुष्मिता मन में सोचती है, सफर से थक कर आई हूँ, मुझसे अभी खाना नहीं बनाया जाएगा। क्यों ना मैं जादुई नेल पॉलिश लगाकर इससे खाना मांग लूँ। फिर सुष्मिता सारा सामान कमरे में रखकर जादुई नेल पॉलिश को लेकर रसोई में गई और उसे अपने हाथों पर लगाते हुए बोली, हे जादुई नेल पॉलिश, मैं सफर से थक जाने के कारण खाना बनाने में असमर्थ हूँ, इसलिए कृपया करके तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना प्रकट कर दो। सुष्मिता के इतना कहते ही वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाता है। ये देखकर सुष्मिता बहुत खुश हो गई। फिर वो अपनी सास कलावती के पास गई और बोली, माँ जी, खाना बन गया है, आप चलकर खाना खा लीजिए। हैं? इतनी जल्दी खाना बन गया? तू मेरे साथ मजाक कर रही है क्या? कलावती किचन में जाती है और वहाँ ढेर सारा पकवान देखकर सुष्मिता से कहती है, इतनी जल्दी इतना सारा खाना तूने कैसे बना लिया? माँ जी, मैं मायके से सब सीख कर आई हूँ। माँ ने मुझे मिनटों में खाना बनाना भी सिखा दिया है। कलावती को विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु उसने फिर भी बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। तुझे घर से निकालने का एक फायदा तो हुआ, तूने खाना अच्छा बनाना सीख लिया। ये सुनकर सुष्मिता मन में कहती है, माँ जी, फायदा तो मुझे बहुत हुआ, पर अब जाने दीजिए, आप बस चाव से खाना खाइए। इस तरह से दिन गुजरने लगे। कलावती सुष्मिता को जो काम भी बोलती, सुष्मिता जादुई नेल पॉलिश की सहायता से वो काम मिनटों में कर देती। फिर एक दिन सुष्मिता का पति राजेश शहर से घर आया। राजेश को परेशान देखकर सुष्मिता ने उससे पूछा, क्या बात है जी, आप जब से शहर से आए हैं परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं सुष्मिता, शहर से आते वक्त सोचा था कि तुम्हारे और माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आऊंगा, लेकिन शहर में मेरे मेहनत की जो मजदूरी मिलती है वो वहीं रहने और खाने में खर्च हो जाते हैं। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अब हमें पैसों की कोई परेशानी नहीं होगी और अब आपको शहर जाके मजदूरी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये क्या कह रही हो सुष्मिता? अगर मैं मेहनत मजदूरी नहीं करूँगा तो यहाँ तुम्हारा और माँ का गुजारा कैसे होगा? सुनिए मेरी बात। सुष्मिता राजेश को जादुई नेल पॉलिश के बारे में सारी बात बताती है और जादुई नेल पॉलिश से ढेर सारे पैसे मांगकर भी दिखाती है। ये सब करते हुए चुपके से कलावती ने देख लिया। तो ये राज है इस कलमुही के अमीर होने का। मैं इस जादुई नेल पॉलिश को ही चुरा लूंगी। हाँ। उसी रात सबके सो जाने पर कलावती चुपके से सुष्मिता के कमरे में घुसकर वो नेल पॉलिश चुरा लेती है और उसे लगाकर उससे ढेर सारे पैसे मांगती है। तभी जादुई नेल पॉलिश में से एक डंडा निकलकर कलावती की जमकर पिटाई करने लगता है। अरे कोई मुझे बचाओ, इस डंडे को रोको, नहीं तो ये मुझे मार डालेगा। कलावती की चीख की आवाज सुनकर सुष्मिता और राजेश दोनों भागकर आते हैं। सुष्मिता, इस डंडे को रोको, नहीं तो माँ मर जाएगी। जादुई नेल पॉलिश, इस डंडे को रोको। फिर सुष्मिता और राजेश ने कलावती की मरहम पट्टी की। कलावती को अब अच्छा सबक मिल चुका था।